अभी जो बच गया है मतलब 1 आवर 15 मिनट मैंने बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। ये यहाँ पे कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपका कोर्स डायरेक्टर को भेज चुका हूँ, वो आपको मिल जाएगा। अभी मेरा स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है आपका स्क्रीन में? यस सर। यस सर। यस फाइन। वीडियो से दिखाई दिया आपको? यस सर। जी कौन बात कर रहा है? हाँ? जी बात बोलिए। दलबीर सिंह वीडियो सर मिला आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दलबीर सिंह एसएससी प्रोजेक्ट लखनऊ वीडियो सर जो ऑन किया है मिला क्या सर? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में विजिलेंस डिपार्टमेंट का रोल इस प्रकार का रहेगा, टू प्रोवाइड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द विजिलेंस डिपार्टमेंट आल्सो इन्वेस्टिगेट्स द कंप्लेंट्स बहुत सारा जगह से आता है और अपना देश में साधारण जनता से लेके कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्गेनाइजेशन में विजिलेंस का पब्लिक मनी ठीक तरफ से खर्चा करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव चेक्स भी करता है। प्रिवेंटिव चेक्स का दौरान सिस्टम इंप्रूवमेंट्स को भी सजेस्ट करता है और कोई केसेस में गिल्टी है तो उन लोगों को पनिश करता है। इस प्रकार का विजिलेंस विभाग का रोल दोनों तरफ होता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जोनल रेलवे में आप लोगों में कुछ लोग विजिलेंस इंस्पेक्टर्स रहेंगे। विजिलेंस इंस्पेक्टर्स के ऊपर डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहेंगे। कभी कभी 2-3 डिपार्टमेंट्स को भी एक डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर हो सकता है। एंड देन सबसे ऊपर रहेंगे सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, एसडीजीएम बोला जाता है। और एसडीजीएम रिपोर्ट्स टू जनरल मैनेजर। SDGM is like a PHOD, like your PCSTA. Similarly, headquarter, this is the organization at zonal railway level. At the railway board level, विजिलेंस इंस्पेक्टर्स रहेंगे। विजिलेंस इंस्पेक्टर्स के ऊपर डायरेक्टर्स रहेंगे और उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे और सबसे ऊपर रहेंगे प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस। एंड प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में विजिलेंस इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स के अलावा जस्ट अ मोमेंट प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजिलेंस रिपोर्ट्स टू द चेयरमैन रेलवे बोर्ड। एंड विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे इंक्वायरीज करने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन जो भी विजिलेंस केसेस का केसेस बनता है उसका इंक्वायरी और उसका पनिशमेंट के बारे में देखेंगे। एंड विजिलेंस इज नॉट ए पार्टी टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी इश्यू के ऊपर विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन अपना अभिप्राय बोल सकता है। एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी। कोई भी केस में कोई भी इश्यू में वेदर दैट इज प्रैक्टिकेबल और इम्प्लीमेंटेबल ही विल टेक ए डिसीजन। आई थिंक किसी का सुनील जोपे काइंडली डिसेबल योर माइक। सुनील जोपे काइंडली डिसेबल योर माइक। यस सर। आपका माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। यस सर, यस सर। ठीक है, then everybody is fine. And vigilance organization gives advice on preventive vigilance measures. एंटी करप्शन मेजर्स लेने के लिए अपना देश में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी बनता है। उसमें सबसे ऊपर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन रहता है। उसके नीचे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहे होंगे। उसका भी जिम्मेदारी है एंटी करप्शन मेजर्स लेने के लिए। और विजिलेंस यूनिट्स रहेंगे हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। जैसा अपना पास एसडीजीएम ऑर्गेनाइजेशन है उसी प्रकार। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज लोअर लेवल में, इंडिविजुअल लेवल में आप कुछ लोगों के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेंगे
आपका लेवल से लेके सभी ऊपर लेवल तक सभी लोग डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज रहेंगे, सबका जिम्मेदारी बनेगा ये एंटी करप्शन मेजर्स लेने के लिए, और सभी सुपरवाइजर्स का इसमें भूमिका रहेंगे। अभी ये स्लाइड में मैं इंटेंसिव एग्जामिनेशन बाय सीटीई बोल के लिखा हूँ। सीटीई का मतलब चीफ टेक्निकल एग्जामिनर। कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, इस प्रकार का इंस्पेक्शन को देखा है, उनको मालूम होगा। सीटीई चीफ टेक्निकल एग्जामिनर, ये सीवीसी का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक अंग है। सीटीई मतलब सीवीसी बोल के समझना है अपन। और इन्होंने पहले ये सीटीई पहले दिल्ली गवर्नमेंट के साथ था। इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी के जो भी वर्क्स हो रहे थे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, वो वर्क्स का क्वालिटी उन्होंने देखता था। और बाद में क्या हो गया है, बाद में ये सीटीई ऑर्गेनाइजेशन को सीवीसी के साथ जोड़ा गया है, इसलिए सीवीसी का एक अंग है ये। और कोई भी गवर्नमेंट का काम पब्लिक मनी से काम करते हो, वो वर्क को उन्होंने इंस्पेक्ट करके उसमें सजेशंस दे सकता है, रिमेडिएट कुछ सुझाव दे सकता है। और इनके लिए इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ नियम है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का वर्क है, 1 करोड़ से ज्यादा काम है। सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है या स्टोर्स परचेज है 5 करोड़ से ज्यादा है, इस प्रकार का वर्क को उन्होंने डिटेल इंस्पेक्शन कर सकता है। और इससे नीचे वाला वर्क्स को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वर्क 1 करोड़ से नीचे, और सिविल इंजीनियरिंग और स्टोर्स परचेजेस 5 करोड़ से नीचे, इस प्रकार का इस दाम का वर्क्स को सीबीओ, अपना पास सीबीओ है एसडीजीएम डिटेल्ड इंस्पेक्शंस कर सकता है। नीचे वाला वर्क्स को एसडीजीएम और उसका ये ऊपर वाला वर्क्स को सीटीई। और एसडीजीएम ये भी कर सकता है कि कोई भी बड़ा वर्क में if there are repeated complaints or there are people with doubtful integrity, then SDGM can recommend to a CTE to inspect a particular work. और जब भी CTE इंस्पेक्ट करता है और उसका इंस्पेक्शन नोट्स देता है, उसको पालन करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेफिनेट टाइम फ्रेम रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना तक आप वो काम को, जो भी कमियां हैं वो कमियां को आपने ठीक करना है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके ऊपर एक्शन भी लेना है ये टाइम पीरियड का अंदर। जो ये स्लाइड का अंतरार्थ ये है कि जब भी आपका पास सीटीई का इंस्पेक्शन है तो आप लोग केयरफुल रहना है। इट इज ए इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन। देन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ अपना काम करने का तरीका का, मतलब क्या क्या एरियाज ऑफ इंटरेक्शन है, उसके बारे में ये स्लाइड में लिखा हूँ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सभी प्रभुत्व विभाग में, सभी सरकारी विभाग में पब्लिक सर्वेंट्स का केसेस को, करप्शन केसेस को वो जांच कर सकता है। और देख लीजिए साउथ सेंट्रल रेलवे में ये केस हुआ था कि वहाँ वित्त विभाग में एक सेक्शन ऑफिसर बिल प्रिपेयर करने का और फंड सर्टिफाई करने का, बिल पास करने का, ये तीनों का पासवर्ड और यूजर नेम आईपास में लेके वो सम डुप्लीकेट फॉर्म्स को उन्होंने पेमेंट करते गया है करीब 20 करोड़ तक। एक बार ये पता होने के बाद देन महाप्रबंधक साहब ने ये डिसाइड किया है कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और बैंक्स का, आउटसाइड एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस प्रकार से ये केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। जब भी कोई केस को सीबीआई को हैंडओवर किया जाता है, उसमें हाईएस्ट सस्पेक्टेड ऑफिसर अगर सिलेक्शन ग्रेड तक है, सीनियर डीएसटी, डिप्टी सीएसटी, डिप्टी सीओएम, डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार का है, देन जीएम्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और इससे ज्यादा अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन, नहीं तो सीएफटीएम, नहीं तो सीएओ कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार का ऑफिसर्स है तो देन रेलवे बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। और रेलवे बोर्ड में प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कंसल्ट करने के बाद चेयरमैन रेलवे बोर्ड इसके अप्रूवल देता है। एंड एक बार ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हैंडओवर करने के बाद उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है,
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद वो रेगुलर केस बनाता है। ये रेगुलर केस बनने के बाद इंक्वायरी का टाइम में जो भी रिकॉर्ड चाहिए, विटनेसेस चाहिए, उसको सीबीआई को हम रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से हम उपलब्ध करना चाहिए। एंड इस प्रोसेस में कोई ग्रुप सी एम्प्लॉय को अगर इंक्वायरी करना है तो फॉर एग्जांपल वन चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर इज टू बी इंक्वायर्ड, देन इज टू बी प्रोसिक्यूटेड, देन सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। आपका लेवल में सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका सीनियर डीएसटी है या डिप्टी सीएसटी है जहां पे आप काम कर रहे हो, ये इसका अप्रूवल के बाद देन सीबीआई कैन prosecute you in that particular case. Then gazetted officers के लिए दो प्रकार का लिस्ट है। ये लिस्ट बनाने में सीबीआई का रोल है। ये दो लिस्ट, एक सीक्रेट लिस्ट बोला जाता है, दूसरा अग्रीड लिस्ट बोला जाता है। सीक्रेट लिस्ट ये लिस्ट है जो जिसका ऑफिसर्स का ऊपर मेजर पेनाल्टी चार्जशीट पेंडिंग है या मेजर पेनाल्टी अभी भी वो अंडरगो हो रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। इस प्रकार का ऑफिसर्स का नाम सीक्रेट लिस्ट में आएंगे। एक बार एक ऑफिसर का नाम सीक्रेट लिस्ट में आ गए तो 3 साल तक ऑफिसर का नाम वो लिस्ट में रहेंगे। 3 साल के बाद ही उसको निकालने का प्रयास करेंगे सीबीआई और रेलवे विजिलेंस में। कोई भी ऑफिसर सीक्रेट लिस्ट का अंदर आता है उसको सेंसिटिव जॉब नहीं दिया जाता है। सेंसिटिव जॉब मतलब टेंडर फाइनलाइज करना है, नहीं तो प्रमोशन एग्जाम्स कंडक्ट करना है, नहीं तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रहना है, स्टोर्स परचेज करना है। इस प्रकार का इंपॉर्टेंट सेंसिटिव जॉब में उसको नहीं रखा जाता है। अगर कोई ऑफिसर उस प्रकार का पोस्ट में है तो वो पर्टिकुलर फंक्शन को, सेंसिटिव फंक्शंस को देखने के लिए किसी और ऑफिसर को नॉमिनेट करता है महाप्रबंधक साहब ने पीएचओडी साहब का अप्रूवल से। देन अग्रीड लिस्ट में क्या है, सीबीआई और अपना डिपार्टमेंटल विजिलेंस दोनों बैठ के अपना ऑर्गेनाइजेशन में डाउटफुल इंटीग्रिटी का जो भी ऑफिसर्स है जिसका ऊपर पिछले केस था, कंप्लेंट ज्यादा है, इस प्रकार का ऑफिसर्स का नाम एक तैयारी करेंगे। ये लिस्ट हर साल तैयारी करेंगे। ये एक बार ऑफिसर का नाम अग्रीड लिस्ट में आने के बाद अगले साल 1 साल के बाद वो उसको रिव्यू करेंगे। अगर उसका there is a change in his behavior, probably उसका नाम वहां से निकालेंगे, नहीं तो उसका नाम कंटिन्यू करेंगे। और अग्रीड लिस्ट में जो भी ऑफिसर्स है उसको भी सेंसिटिव जॉब नहीं दिया जाता है। अभी सीक्रेट लिस्ट और अग्रीड लिस्ट दोनों कंपेयर करने से सीक्रेट लिस्ट काफी सीवियर है, अग्रीड लिस्ट उतना सीवियर नहीं है। जिस प्रकार का ऑफिसर्स के लिए सीक्रेट लिस्ट और अग्रीड लिस्ट बनाया जाता है उसी प्रकार नॉन गेजेटेड स्टाफ के लिए भी एक लिस्ट बनाया जाता है। वो लिस्ट को बोलता है कि लिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड नॉन गेजेटेड स्टाफ। अगले स्लाइड में देखेंगे उसका डिटेल्स। देन सीबीआई में एक सुपरवाइजर रहेंगे। ये सुपरवाइजर का नाम रेलवे सेक्शन ऑफिसर है, ये आरएसओ। ये आपका जैसा एक सुपरवाइजर सीबीआई में डिप्यूटेशन में काम करेंगे। सीबीआई इसके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करने के बाद सीबीआई उन लोगों जो भी एप्लीकेंट्स है उसमें से एक सुपरवाइजर को आरएसओ का नाम से सेलेक्ट किया जाएगा। आरएसओ का रिस्पांसिबिलिटी ये रहेगा कि उन्होंने जो भी रेलवे केसेस सीबीआई ने जांच कर रहा है वो केसेस में रेलवे के साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रेलवे से वो लाके देगा और रेलवे का जो वर्किंग सिस्टम है उसका बारे में सीबीआई को जानकारी देगा। This is about the interaction with CBI. Then list of suspected non-gazetted staff. हर एक साल ये लिस्ट बनता है डीआरएम साहब डिवीजन में और कंसर्न एचओडी हेडक्वार्टर्स में बनाता है। ये इस प्रकार का सुपरवाइजर्स का बनता है कि जिसका इंटीग्रिटी डाउटफुल है उसका लिस्ट एक बनता है और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन उसका वो लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है, कुछ नेम्स ऐड करके उसका हिस्ट्री, उसका रिकॉर्ड्स का हिसाब से। देन इसको रेलवे बोर्ड भेजा जाता है एंड जो भी सुपरवाइजर लोग का नाम ये सस्पेक्टेड लिस्ट में आ गया है उसका वो जो भी काम कर रहा है वो काम को प्रिवेंटिव विजिलेंस चेक करने का संभावना ज्यादा है। करप्शन का काजेस बहुत है अपना सिस्टम में। जहां पर भी एक्सेसिव रेगुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है, कोई भी सर्विसेज का ऊपर मोनोपोली है, मतलब आपका अलावा मार्केट में कोई नहीं वो सर्विसेज देने वाला है। देन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में
ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस ले रहा है उसके बारे में जनता को और कस्टमर्स को जानकारी नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी जो भी डिसीजन लेता है उसका रिजल्ट, उसका जो भी पर्यवसान है उसका ऊपर उसका जिम्मेदारी लेना है, इस तरफ का सिचुएशन नहीं है, then it is called the lack of accountability and too much of discretionary power without giving any reason on the file. फॉर एग्जाम्पल जनरल मैनेजर के साहब के पास बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर है, आपका सीजी अपॉइंटमेंट केसेस, तो ऐसा बहुत सारा केसेस में जीएम साहब को बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर है। इस प्रकार का डिस्क्रिशनरी पावर मतलब उसमें ज्यादा रीजनिंग नहीं रहेगा, but concerned authority will feel that this case can be approved, he can do it। इस प्रकार का केसेस में करप्शन का ज्यादा संभावना रहने का चांस है। एंड पुअर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, रेलवेज में अच्छा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो भी कस्टमर ग्रीवियंस रिकॉर्ड करता है उसको मॉनिटर करके उसको रिप्लाई देता है और कार्य भी करता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे रिड्रेसल मैकेनिज्म ठीक नहीं है उसको वहां पर केसेस ऑफ करप्शन ज्यादा रहने का संभावना है। देन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज को, एथिक्स को इनकलकेट करने के लिए, इंटीग्रिटी को इनकलकेट करने के लिए सिस्टम्स नहीं रहेंगे, वहां पर केसेस ऑफ करप्शन ज्यादा रहने का संभावना है। एंड इंस्पेक्शंस, सरप्राइज या रेगुलर इंस्पेक्शंस जरूरत है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन कम रहने के लिए। रिजिड ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क रहने से करप्शन का केसेस ज्यादा रहेंगे। और जहां पर भी सभी लोगों को अपना ड्यूटीज के बारे में, राइट्स के बारे में, प्रोसीजर कैसा कंप्लेन करना है, क्या रूल है, कितना दिन में कंप्लेंट्स को फिक्स करेगा, इस प्रकार का जानकारी ज्यादा नहीं है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन केसेस ज्यादा रहने का संभावना है। और पोटेंशियल एरियाज ऑफ करप्शन, these are the potential areas of corruption. One is procurement of either services or goods. Next is either sale of services or goods. For example, procurement means suppose it can be stores procurement or it can be a procurement of material through works contract. They can be one thing, or procurement of services, your works contracts, all works contracts are procurement of services. Similarly, sale of goods or sale of services, for example, you sell the tickets or you sell your product, that is a sale of the services. Human resources management, recruitment, transfers, promotions, punishments, all these issues. Then delivery of services to the public, parcel office where you book the parcels and deliver the parcels to the customers. If somebody is asking change of slides, you are able to see the potential areas of corruption or not? So the causes of corruption, I think it has not yet come on the on your screen. आप लोगों को पावर पॉइंट मिल गया है, मैं जो भेजा है वो पावर पॉइंट उसमें सब रहेंगे, शायद कुछ नेटवर्क डिलेस हो गया। हाँ, मिल गया है, अभी मिल गया है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में बात किया है। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द पब्लिक, इट कुड बी द टिकट सेंटर और इट कुड बी पार्सल ऑफिस, or then enforcement agencies, for example, Commission of Railway Safety is an enforcement agency, the rule enforcement agency, इस प्रकार का एजेंसी का पास भी करप्शन का ये केसेस ज्यादा हो सकता है। Then preventive vigilance measures क्या है? vigilance measures कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक मनी लीकेज को अरेस्ट करने के लिए क्या क्या एक्शन लेना है, इस प्रकार का एक्शंस में सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूल्स एक है। देन उसके बाद लिवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेशन करना है, अगर चाहिए तो पूरा प्रोसेस को रीओरिएंट, री इंजीनियरिंग करना है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, कंट्रोल और सुपरविजन ज्यादा करना है, और अर्ली डिटेक्शन रहने से बड़ा मिस्टेक्स कम करने के लिए संभावना हो सकता है। एंड कोई भी केसेस को पकड़ा जाता है उसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना है, और पनिशमेंट जो भी देता है वो आपका गलती का हिसाब से होना है। एंड प्रिवेंटिव विजिलेंस मेजर्स के बारे में एक अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम
अपना एम्प्लॉइज को अपना ऑर्गेनाइजेशन में चलाते रहना चाहिए। विजिलेंस मैनुअल 2018 में दिया गया है रेलवे बोर्ड। विजिलेंस मैनुअल में उन्होंने ये इस प्रकार का आइटम्स दिया है जिसमें विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिवेंटिव चेक्स कर सकता है। इस प्रकार का चीज है। एक तो स्क्रूटनी ऑफ टेंडर फाइल्स को स्क्रूटनी कर सकता है, क्योंकि टेंडर फाइल्स में पब्लिक मनी स्पेंड करने का बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहेंगे। और चेकिंग ऑफ द एस्टिमेट्स जो प्रिपेयर हुआ है वो एस्टिमेट्स को चेक कर सकता है। एंड मटेरियल टू बी रिलीज्ड भी इम्पोर्टेंट है। इनका सोच ये है कि इम्पोर्टेंट मटेरियल जो कॉस्टली मटेरियल को भी रिलीज करते हैं, स्क्रैप करते हैं। देन मिसयूज ऑफ रेलवे लेबर एंड मटेरियल, मतलब आपका जो भी पूरा गैंग है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं, नहीं तो रेलवे का मटेरियल आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है और वापस नहीं ले रहा है। देन checks on works through contractors, especially when the tender document is incomplete with reference to drawings. टेंडर डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेसिफिकेशंस है, ड्राइंग्स है, इनकम्प्लीट है, और उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क इनकम्प्लीट है, एम्बिग्विटी है, इस प्रकार के चीजों में ज्यादा चेक हो सकता है। एंड चेक्स ऑन मटेरियल्स इंस्पेक्टेड, जो भी मटेरियल आपने चेक करते हो और एक्सेप्ट करते हो, उस प्रकार का केस में भी प्रिवेंटिव चेक्स करने के लिए मैंडेट है विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को। देन चेक्स ऑन प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द मेजरमेंट्स, जो भी मेजरमेंट्स ने आपने लिया है और मेजरमेंट बुक में आपने लिखता है जिस प्रकार का लिखा है, और पासिंग उसके बाद बिल पास करने का और टेस्ट चेक करने का, इस ये पूरा चीज में विजिलेंस चेक हो सकता है। देन मेजरमेंट बुक्स डिजिग्नेटेड ऑफिशियल से लिखना है, और ये मटेरियल जो भी पास किया है, इंस्पेक्ट करके पास किया है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास किया है या नहीं है। देन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्त हो गया है या नहीं है, बिकॉज फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज ए सेकंड एजेंसी। Then compliance to the provisions of civil engineering code provisions, where for variation matters, that means variation will be doing only variation when it is absolutely required for the execution of the work, and the rate should be negotiated, the rate should be reasonable. All the provisions of engineering code should be properly followed. And then establishment records of the employees, majority of the records are with the personal department, but जो भी आपका पास है लीव रिकॉर्ड्स है, इस प्रकार मास्टर्स है, इस प्रकार का चीज को भी प्रिवेंटिव चेक कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स कंपैरिजन ऑफ द रेट्स इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द प्रिवेंटिव चेक। You are able to see the next slide, vigilance angle. You are able to see the next slide, vigilance angle. No, sir. Not yet. Not yet. विजिलेंस आपका प्रेजेंटेशन में आप देख सकता है विजिलेंस एंगल। हाँ, विजिलेंस एंगल का मतलब ये है कि आपका लीगल रेम्यूनरेशन आपका सैलरी है, इससे ज्यादा पैसा आप डिमांड कर रहे हैं, ब्राइब ले रहा है या मांग रहा है, इसको विजिलेंस एंगल बोला जाता है। एंड कुछ भी वैल्यूएबल चीज है, आपका घर हो, फ्लैट हो, कार हो, इस प्रकार का चीज आपने बहुत कम पैसा में आपने खरीद रहा है, और इसके अलावा आपने उसको फेवर कर रहा है आपका ऑफिशियल पोजीशन को अब्यूज करके, इसको भी विजिलेंस एंगल बोला जाता है। एंड पोजीशन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स, ये ऑफिसर्स के लिए बहुत धन रूप से देखा जाता है, और सुपरवाइजर्स को भी ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी इस चीज में दो चीज मैंने हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक चीज, जो भी आप प्रॉपर्टी आपने परचेज करते हो या नहीं तो डिस्पोज करते हो, उसका वो कार्यक्रम का पहले, जस्ट ए मोमेंट,
आवाज नहीं है सर। So whenever you acquire any property or dispose any property, you need to take the approval of the competent authority. That is number one. Number two, when you every year on 31st January 2021, any year on 31st January, you are supposed to submit the list of properties, immovable properties owned by you. These are the very important documents. I have seen many cases of CBI traps. Even if the main case is not there, then people get charge sheets and the punishments in these cases if you don't follow the proper procedures and take the proper approvals. Therefore, kindly, number one, whenever you purchase or dispose of any properties, kindly take the sanction of the competent authority. For a majority of you, it would be DRM, and for those working in the headquarters, it will be your HOD. And हर एक साल जो जोनल रैलीज का प्रैक्टिस में है, जो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आपका पास है वो उसको देना है, उसको पालन कर लीजिए. दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंगल. देन केसेस ऑफ, बताइए जी, प्लीज टेल मी सर. जैसे अगर ज्वाइंटली सर मतलब वाइफ हस्बैंड नाम से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हाँ जी सर, एसएससी सिग्नल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो सर हम इन्फॉर्मेशन के सर किसको हो जाएंगे, ये इन्फॉर्म करना होगा सर उसके लिए, ज्वाइंट वगैरह ले रहे हैं कोई प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग? नहीं सर, जैसे कोई प्रॉपर्टी अभी हम ले रहे हैं, ओके जी, ज्वाइंटली मतलब मैं और मेरी वाइफ के नाम से, तो उस कंडीशन में सर हमको किसको इन्फॉर्म करना होगा या इन्फॉर्म करना जरूरी है? नहीं, if you are contributing money towards the purchase of the property in the name of your wife, then you need to take the approval. अगर आपका सेविंग से नहीं तो आपका मनी उसमें कुछ है तो then you should take the approval. If there is no money if you are not giving any money and only your wife from her own savings or from her own sources has purchased it, then you did not take the sanction of the department. Okay sir, thank you. Yeah, cases of misappropriation, this could be the forgery cases or manipulations. In such cases also, they are also known to be vigilance angle cases. Then sources of complaints. Sources of complaint, ये slide के बारे में मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा before I go for the case studies. Sources of complaints, यहाँ पे पहले 5 चीज, सेंट्रल बिजनेस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रधानमंत्री साहब का ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देशाध्यक्ष का सेक्रेटेरिएट, कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो आपको एमएलए एमएलसी के साथ से शुरू होके मंत्री, केंद्र मंत्री तक. ये 5 कैटेगरी में 5 कैटेगरी से जब भी कोई भी कंप्लेंट आता है, वो कंप्लेंट को सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा अपना विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को. साधारण जनता से या साधारण ऑर्गेनाइजेशन से जब भी कंप्लेंट आता है, वो प्रोसीजर ये रहेंगे, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने वो साधारण जनता को या ऑर्गेनाइजेशन को एक चिट्ठी लिखेगा कि ये हमने ये कंप्लेंट रिसीव किया है, ये सही है या नहीं है. ये जब उन्होंने सही या नहीं है रिप्लाई देने के बाद ही इन लोगों ने, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, नहीं है तो इंक्वायरी नहीं करेंगे. बट ये जो पहले 5 वाला में एक बार कंप्लेंट मिलने के बाद आप तुरंत इंक्वायरी करना है, आपको उसका जेन्युइननेस चेक करने का जरूरत नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, और हर एक केस ऑफ कंप्लेंट जो पहले 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिल गया है, उसको आपने राइटिंग में आप रिप्लाई देना होगा कि कंप्लेंट के ऊपर आपने क्या काम किया है, क्या जांच किया है, इसके बारे में आप रिप्लाई देना पड़ेगा. मैंने इसके लिए एक केस बताता हूँ.
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ एक बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और बीबीएनएल ने पूरा देश में अपना केबल ऑप्टिक फाइबर केबल डाल के ग्राम पंचायत को विलेज पंचायत को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहा था और इसके दौरान उन्होंने केबल रेलवे ट्रैक का नीचे क्रॉस करने का प्लान भी है और कंप्लेंट बीबीएनएल ने ये कंप्लेंट किया है कि एक पर्टिकुलर सीनियर डीएन ऑफिस में बहुत सारा डिले हो रहा है उसका प्रपोजल्स का। दूसरा जो उन्होंने चार्जेस लेवी करता है वैल्यू फैसिलिटी का जो भी चार्जेस लेवी करता है वो चार्जेस बहुत सारा बहुत ही ज्यादा है। दूसरा कंप्लेंट ये है कि यहाँ पे अप्रूवल डिवीजन ऑफिस में अप्रूवल लेके जाने के बाद और रेलवे में वहां पे अपना फील्ड में ये पर्टिकुलर एएन साहब केबल क्रॉस करने के लिए बहुत दिक्कत करता है। लेकिन इस प्रकार का कंप्लेंट एक मिलने के बाद हमने उसको जांच किया है। वो जांच में वो इंक्वायरी में ये पता लगा है कि SSC design and civil senior DN's office was manipulating the things. If bribes are given, he was calculating the value charges differently. That means he will show the value charges less. If bribes are not given, he will show the value very high value charges. And there is a lot of delay happening in senior DN's office in processing the approvals. Then जो senior DN है, senior DN का बात भी सही है. He was causing a lot of delay, lot of obstacles while cable crossing, while they do the work for cable crossing under the railway track. इस प्रकार का complaints भी हो सकता है. Then पहले 5 होने के बाद 6th one is railway administrative authorities. For example, DRM says that the work of so and so senior DN is very poor. He can give a complaint to the vigilance organization to inquire into those things. The such type of things also can happen. Then individuals and organizations, कोई भी individuals and कोई भी organizations complain कर सकता है. Yes, all of you are aware of it. Then there is a whistleblower act. There is a whistleblower act in 2004 में इसको लॉ बनाया गया है. ये whistleblower act में इसको whistleblower act को ही PADPA resolution बोला जाता है, Public Interest Disclosure and Protection of Informers. इसका कहानी इस प्रकार का है. सत्येंद्र दुबे एक इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर है. इन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में. करीब 2003 में इन्होंने जब औरंगाबाद और बाराचट्टी नेशनल हाईवे 2 का काम ले रहा था, उसी वक्त उन्होंने काम ढंग का काम कराता था कॉन्ट्रैक्टर से और पूर क्वालिटी का वर्क है तो उसको रीवर्क करवाता था. इसी प्रकार उन्होंने 6 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे का काम किया था उसको पूरा रिले करवाया था. और कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसको एक दिन वाराणसी में इन्होंने शादी से वापस आ रहे थे, रात को इनको मार डाला था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि इस प्रकार का विजिल ब्लोअर्स जो भी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक डिपार्टमेंट्स में करप्शन का केसेस बाहर समाज को बताने के लिए जो प्रयास करेगा उसको अपने स्पेशल प्रोटेक्शन देना है. वो प्रोटेक्शन के बारे में ये रिजोल्यूशन में लिखता है. और इसका प्रकार जो भी विजिल ब्लोअर एक्ट में कंप्लेंट देता है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है. और इनका जो भी कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स का जेन्युइननेस नहीं चेक करेंगे और ये कंप्लेंट्स को भी ज्यादा से ज्यादा 3 महीना का अंदर उसका इंक्वायरी करके उसका ऊपर जो एक्शन लिया है उसको जो विजिल ब्लोअर एक्ट में कंप्लेन किया है उसको रिप्लाई देना पड़ेगा. ये है विजिल ब्लोअर एक्ट का बारे में. देन केस स्टडीज पढ़ेंगे. अभी 12:33 हो गया है. 12:40 we'll meet again. 12:40. Is it okay? Can somebody respond? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है We'll meet at सर. यस सर. 12:40. We'll meet at Okay, sir. 12:40. Okay, okay, sir.
studies. I will try to explain them. This is a case of. You are able to see the slide. Yes, sir. Seeing white, sir. White. एक मिनट. I'll rejoin. You are able to see now? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ पे तो शेयर्ड बोल के दिखा रहा है. लोडिंग हो रहा है सर, लोडिंग. ठीक है. Yes. देन ये केस के बारे में मैं बात करता हूँ. आपका ऑलरेडी मैं आपके पास पावर पॉइंट भेज चुका हूँ, उसमें ये सब कुछ है. दिस इज ए केस ऑफ पैनल इंटरलॉकिंग वर्क एट 5 stations, 5 typical 4-road stations. Therefore, typically 5 IPSs are included for supply as well as installation. During the course of execution of the work, the CSI, Deputy Chief CSTE, CST Construction decided that we'll take 7 IPSs instead of 5 IPSs by operating 2 IPSs as a variation. And the reasons quoted is there is a requirement at the site, and the open line organization has asked for the spares. This is the reason that they have mentioned in the variation, and they have procured 7 IPSs. And at that point of time, the procurement of each of IP, this is a case of around 17-18 years old case, and the cost of each IPS is 8.2 lakhs. At that point of time, IPS was procured through works contract, not stores contract. Then towards the end, ये 5 स्टेशंस में सिर्फ 4 स्टेशंस में ही IPS को कमीशन कर पाया, क्योंकि 5वां स्टेशन में ग्रेडियंट का वजह से CRS सैंक्शन इश्यूज था, इसलिए काम नहीं हो पाया. सिर्फ 4 स्टेशंस में काम हुआ है और 4 स्टेशंस में IPS इंस्टॉल हुआ है. एंड देन वी हैड गिवन पेमेंट. जब किया है पेमेंट में 7 IPS का सप्लाई पेमेंट किया है एंड 6 IPS इंस्टॉल किया है बोल के इसमें पेमेंट किया है. सो ये यहाँ पे गलतियां 2 है. पहले वाला वेरिएशन करने के समय में
you should see whether you require the quantity for the additional quantity for the execution of the work or not. You should not procure any item which is required beyond the site requirement. That is number one. अगर open line organization चाहिए तो each IPS comes with spare modules, spare you will have spare SMR, spare inverters, spare DC-DC converters, and then fuse sets, transformers, step down transformer. All these spare modules are there. You can always supply these spare modules to the open line organization as the spare sets. And if they want an additional IPS set to be procured totally new, then you should ask the construction engineer should ask the open line organization to procure on their own. That is the first one. Therefore, never procure anything beyond the requirement. Don't create any artificial demand for the material. Number two, लेबर पोर्शन जितना हुआ था उतना ही लिखना था. अभी 4 का हो गया है, 4 का हो गए, 4 का ही पेमेंट लिखना था, बट इस केस में 6 का पेमेंट लिखा था. ये भी गलती, सेकंड गलती था. और ये केस में कंसर्न्ड CST कंस्ट्रक्शन हैज टू वेट फॉर 3 years for his next promotion, and major penalty charge sheets were given down below. This is about the first case. And now let me come to the next case. You are able to see the next slide, circulation of Siemens WCRs. Yes, sir. Yes, again in this case normally the Siemens and point contactor units, point contactor relays, they are procured from Siemens, Mrs. Siemens, the two through with RDSO inspection. But in some depot, the contractors have withdrawn the material from one store's depot and they have circulated to other depots, saying that they have procured it through RDSO inspection, and that too from Ms. Siemens, and they have taken the payments. When the inquiries are made with Mrs. Siemens and the RDSO, there was no proof that such material was manufactured or inspected by Siemens and RDSO respectively. Therefore, this contractor who has rotated the material, he was blacklisted, and the supervisors and officers who helped him in rotating this material were taken up under DAR action. This is the another case. Another case where the RDSO inspection certificate can go wrong. The certificate, RDSO inspection certificate, which is supplied by, which is given by the contractor, can go wrong. यहाँ पे this work is for provision of passenger information systems at few stations, which includes GPS clocks also, and the total value of the work is 2.63 crores. This was executed by the firm known as Areka Embedded Systems Hyderabad. And एक whistleblower complaint था. Complaint ये है कि the firm is supplying the material from a place which is not approved by RDSO. Even for each company, whatever units are there, Delhi one unit is there, Ghaziabad one unit is there, Hyderabad one unit is there. Each unit should have the approval of RDSO. यहाँ पे complaint में क्या है कि जो unit से इन्होंने supply कर रहा था वो unit को RDSO approval नहीं है. And let us see the documents what he has submitted. This is the RDSO inspection certificate. This RDSO inspection certificate, the address mentioned here is Mahesh Nagar, ECIL, Hyderabad. Areka Embedded Systems Private Limited, Mahesh Nagar, ECIL, Hyderabad. Then when he has submitted the material in Senior DST Vijayawada's office, the invoice talks of the invoice has the address like this: Areka Embedded Systems Private Limited, Charlapalli. This is not ECL, some other address is there. Charlapalli, phase 4, Gatkesar. This is the address that was mentioned. Then, since the certificate is given by the RDSO, then the complaint was referred to RDSO's vigilance. And finally, the RDSO vigilance said that this is a mistake, and SSE signal RDSO who has conducted the inspection was taken up under DAR, and he was the firm subsequently approached for the inspection of this particular unit, and the
RDSO approval for that particular unit was granted at a later date of time. This is about the inspection case. Next, this is a case of issue of a credential certificate. Of course, this example pertains to TRD department, and same analogy can happen in our department. Here in this, normally the sequence of work is like this: you award the tender, execute the work, then you apply for the EIG sanction, Electrical Inspector General sanction. The Electrical Inspector General is Principal Chief Electrical Engineer, and after EIG sanction, you take up the non-interlocking and do the final works in the non-interlocking, test and commission, then make the final payment for the works. This is the normal procedure. But यहाँ पे क्या हो गया है, एक EIG inspection मिलने के बाद concerned officer ने credential certificate दे दिया है, मतलब work is totally complete. It is as if giving the work completion certificate after receiving the CRS sanction. But CRS sanction मिलने के बाद भी बहुत सारा काम रहता है, नॉन इंटरलॉकिंग टेस्टिंग रहता है, नॉन इंटरलॉकिंग वर्क में बहुत सारा वर्क्स रहता है और कमीशनिंग भी रहता है. ये पूरा काम पेंडिंग है. ये पेंडिंग रहते हुए भी उन्होंने एक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है. ये वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट का आधार पर कॉन्ट्रैक्टर को 5 और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गया है, जिसमें उन्होंने लोएस्ट था. Then subsequently the same contractor asked the same officer to give another work completion certificate with a later date. Instead of 2010 as 2013, he has given again another certificate. The officer concerned was taken up under DAR. Therefore, whenever you are asked to give a certificate about the completion of the work, kindly verify at the site whether the work is complete in all respects or not, with reference to the contract agreement made available to you, and then issue the certificate. This is the message from this particular case. Another case, you are able to see this slide, case studies, double payment of cell charging. Can somebody respond, please? Yes, sir. No, sir. Oh, yes, sir. Yeah, it is the case where cells are procured from stores department, and then they were charged in a revenue contract, zonal contract. Then the charged cells were finally used for a BPAC work, and the labor portion of charging of secondary cells was paid both in the zonal contract as well as the BPAC work. And the field SSCs have wrongly certified cell charging works to be paid in the BPAC work. Accordingly, SSC headquarters has made the payment. Similarly, 56 cells were not procured. Based on the reports of SSCs, SSC headquarters has made the endorsement for the payment of cells. To avoid such type of cases, wherever the supplies are involved, please make it a habit to enter the DMTR number on the measurement book. Then there is very remote possibility of you doing a mistake. And then instead of not only that, another 45 cells which were not received and charged, the payment for the charging is also included in the BPAC work. All these mistakes were there in this particular case. जब ये उसने इशू नहीं किया होगा तो कैसे बता दिया? डायरेक्ट ऐसे बता दिया? The director चार्जिंग के लिए जब इशू ही नहीं किया होगा उसे, मतलब ये CSI फील्ड यूनिट ने लिख दिया है कि ये चार्जिंग हो गया है, और CSI हेडक्वार्टर साहब भी उसको मेजरमेंट बुक में लिख दिया है. एक्चुअली जब मटेरियल देता है उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर को आपका स्टोर्स डिपो से वो उसको इशू होना चाहिए, इश्यूज देना था. ये मिस्टेक हो है, ओवरलुक हो गया है. वेदर इट इज इंटेंशनल और ओवरलुक है, एनीहाउ वी शुड बी केयरफुल. जी. देन पनिशमेंट क्या मिला सर उसमें?
इसका पनिशमेंट का बारे में मुझे मालूम नहीं है. इट इज ए माइनर पेनाल्टी मिला है इसमें. जी. नेक्स्ट केस स्टडीज. दिस इज ये टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे the materials were accepted without proper documents. That means route locators, beggars, and toolkits. These materials were procured, were accepted in the stores depot without the certification by the concerned authority. Normally, material when they are accepted from the contractor, a supervisor and a officer check the material and they will sign the inspection certificate. After their signature, the material will go into the stores in the particular DMTR and the ledgers. But here, those certifications were not there, but the material was accepted and payment was certified. This was one mistake. And then another case where there was a mistake, there was a discrepancy in the description of HDPE pipe laying. There is a supply item separately, but in the labor portion also supply and laying was involved, and the payments were being made accordingly. HDPE pipe supply के बाद ये supply and laying का payment किया है. Then when we have gone into the details, it came to know, it is understood that there is lack of clarity in payment terms as well as the items indicated. Therefore, the supply portion and the execution portion were separated after the advice by the vigilance organization. Next case, again IPS work and provision of surge protection devices and earthing. IPS was supplied through stores contract, and at only one location the surge protection device was provided. All other locations surge protection device was not available, but full payments were made. And there were no records saying that these surge protection devices are supplied to the stores depot also. Another case of lightning protection devices and surge protection devices. The certificate issued by inspection certificate issued by RDSO, whatever hologram is there on the certificate, it is not tallying with the one available on the material received, maintenance free earth material, and the serial numbers are also not tallying. And material, of course, it was rejected. Another case, स्लाइड सर, स्लाइड में थोड़ा सा दिखाई, स्लाइड भी दिखाइए, उसमें हम पढ़ सकेंगे क्या लिखा हुआ है. ये बैंडविड्थ का ये वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा. केस स्टडी की स्लाइड जो है सर, अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी तो रूट इंडिकेटर, मेगा टूल किट्स वगैरह जो स्लाइड है वो दिख रही है. नहीं, उसका नेक्स्ट स्लाइड का आपको अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी तक मिला नहीं. आपका मिल गया सर, पीडीएफ आ गया है, पीडीएफ खोल लीजिए सब लोग. हाँ, मतलब आप शायद इसमें देख रहा होगा, तो मोबाइल फोन में देख रहे तो दोनों देखने में मुश्किल होगा. अगर कंप्यूटर लैपटॉप में है तो आप आसान से देख सकता है. ओके, ठीक है. बट मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, बहुत सारा केसेस है. आप सुन लीजिए, बाद में यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट इट. ये केस में मेंटेनेंस फ्री अर्थ का केस में जो अर्थ एनहेंसमेंट मटेरियल सप्लाई किया है, टेंडर डॉक्यूमेंट का हिसाब से वो राइट्स इंस्पेक्शन रहना है, बट राइट्स का होलोग्राम नहीं था वो मटेरियल का ऊपर. और ये मटेरियल इंस्टॉल करने के पहले ही जो अर्थराट्स वो वर्क्स में सप्लाई किया था वो करोड़ हो गया है. एंड इस बैच में जो भी काम करवाया था वहां पे अर्थ रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था, एंड अर्थ चैम्बर्स भी नहीं बनाया है फॉर इंस्पेक्शन. Next case study regarding the passenger amenity works. Of course, it can be applicable to signaling works also. This is regarding provision of integrated passenger information system at 56 locations, and each station should have 2 CPUs, 1 main and 1 standby with changeover facility. Work execution में के बाद vigilance inspection में it is found out that the redundant CPU, second CPU, standby CPU is not available at 11 locations, and in 21 locations there is no software loaded to enable changeover between the main and standby, but full payments were released. Therefore, whenever you make the payments, you kindly see that
the work is complete in all respects as per the tender contract documents. Next case study. For inspection of some material, RDSO or rights is the inspection authority mentioned. In tender document, it is mentioned as RDSO or rights, but when contract agreement is made, the inspecting authority is changed as the consignee without taking any approval. And when the concerned supervisor and officer were inquired, they mentioned that the tender document preparation was done in a hurry and there was a mistake in tender document. When such mistakes happen, kindly take the approval of the competent authority, and it is always better to issue a corrigendum to the tender notice if such major deviation is there. Then acceptance of incorrect material. Telecom tender may that was included to supply 0.6 mm dia switchboard cable, whereas the material received was 0.5 mm dia cable. Physical check was not done. Simply they have accepted the material after seeing the delivery challan, and the material received was of the different quality or poor quality. This is a case of irregularities in measurements in the measurement books. For a single work, multiple measurement books are being were maintained in one particular division, and as a result, it so happened that the payments made were beyond the agreement quantities. Then the measurements recorded and contractors recorded were stricken off even after contractors acceptance. Uske baad again new measurements were recorded without making any justified entries in the measurement book, with a delay of almost 2 months. Such type of actions will attract the vigilance angle. Another case, the payment was to be paid only 85% in the first stage, and after certain period 100% is to be made, but full payment was made without following the payment clause. Next, measurements were recorded by SSE who is not nominated as per the letter of acceptance. Some other person has recorded some other supervisor has recorded the measurements. If you are asked to do such measurements, you try to have a written authority from the concerned officer, CDST or Deputy CSTE, that you are authorized to take the measurements there. Then in one AMC work, the invoice papers themselves are processed for payment instead of writing entries in the measurement book, and the measurements were and the payments were made. This is a system lapse. Next cases regarding the accountal of material in a telecom depot. The cables, the shortage of cables of one coreage were rectified by showing the material from the other coreage. That means the material from 30 core was from one core, 30 core is shifted to the 12 core to rectify the balance, whereas the actual material were available were different. That was one mistake. And in another case, the ESM was on rest, but he claimed TA. His TA journal and muster were tallied. They were not matching. He claimed wrong TA. Of course, it is a petty case. Again, another case, the depth of the cable trench recorded is different from what is available at site. At site it was less, but whatever is recorded, the depth was more. This is a common case known to all of you. And then in another case of AMC visit, there is the checklist of AMC is not properly maintained. AMC के बारे में मैंने थोड़ा बात करूँगा यहाँ पे. Annual maintenance contract has become a very common contract for maintenance of the signaling and telecommunications equipment maintained by the open line organization.
large number of equipment starting from your data loggers, electronic interlocking, digital axle counters. Many of the equipment are being maintained under AMC, and we pay a lot of payment to the contractors for maintaining the equipment properly. When you enter a contract into AMC, it is necessary for you to define your objectives in the tender document properly. The first one is what are the various inspections that are to be visits that are to be conducted by the firm in the AMC. That means what are the monthly visits or quarterly visits or weekly visits, and what are the activities the company representative is supposed to do when he visits at the site. Is it the cleaning or reading the parameter or changing the spare boards or checking the working of the changeover system, the standby systems, or checking the changeover, whatever it is. And then what is the qualification of the qualified engineer you are expecting to have, and whether the person is having such qualifications or not. An authorization from the divisional office for the person to visit the site. In case the authorized person or the qualified person is not coming to the site, then there should be a provision for the imposing of penalty. This is about the visits. And then regarding the spares, every station, every equipment will require some spares. Then you have to define what is the amount of spares to be maintained at each location, and how much is the, and what is the quantity. Suppose how many PCBs of with this type has to be maintained at station X or station Y, or if they go bad, if you have utilized those spare quantities in repairing the equipment, then in how many days those equipment has to be recouped. These details should be there, and a proper record should be maintained at the site also. Then comes the failure part. When a failure happens, there should be a defined protocol in which you should know whom to be conveyed about the failure, and in what duration the company representative has to come to you and restore the failure. There can be two types of failures, a major failure one and a minor failure one. A major failure one, you can give lesser duration, probably 2 to 3 hours, beyond which it can attract some penalties. And major failure can be one where the total yard is paralyzed. Otherwise, there could be some minor failures where only a portion of the yard, a line is affected for the signal movements. Then for such cases, you can allow a larger time margin. And in both the cases, if the failure is not restored in specified time period, then there should be penalty clauses available. And if the delay is increasing beyond a certain limit, then the penalty amount should increase drastically. All these items should be clearly laid down in your tender documents. Then while at the time of execution, you should have proper records available at the site to ensure that the provisions of tender document or contract agreement are followed properly, and they should form basis for you to write down the measurement books. And these are the important things which I wanted to tell you about the AMC works. Of course, it comes in the next slide also. Then in another case, concrete rings were provided in place of the brick chambers for OFC jointing kits, diluting the contract provision. Again, such deviation should not be there. If there is any deviation in the execution, you have to take the written approval. The next slide, you are able to see next slide, issues in the account of material. Issues in that. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, here is the case where the released material were not accounted when the vigilance inspection has taken place. Normally, there is a very good practice of conducting a joint inspection by the supervisor along with stock verifier of finance department and the contractor's representative just before NI is undertaken to assess the material to be released as part of the non-interlocking work. They will make the list, and this list will form basis for you for sending the material for scrapping. Number 2, to record the measurements pertaining to releasing activity. Therefore, these two things were not done, and subsequently after vigilance advice, the material was scrapped. In one case,
10 lakh rupees were realized and 10 lakh rupees credits were realized, and another case 1.84 lakhs was realized. And then the third case is about the non-deduction of penalty from the civil engineering contractor for irregular or irresponsible working of the JCB resulting into the cable cuts, and that was detected in the senior DM's office. Then the next slide, I think it is visible to you. In a telecom stores depot, this is about the telecom stores depot. The consignee has accepted the earthing material, maintenance free earth material. The weight of the packets was less than whatever has been indicated on the packet. Then in another case, material transactions to the contractor were entered in a different registers instead of a common ledger, which is not desirable. Whatever be the issues or receipts and whatever be the sources, either it is to the contractor or to the your own person maintaining the things, or it could be to the adjacent stores depot, or it could be to any person. All the material transactions should be in the same registers. There should not be multiple registers. Next, in another case, material was accepted like jointing kits and paints, though their validity time has expired. Signaling such items would be very remote, but in telecom, jointing kits and paints are there. And in another case, class 2 material are accounted in class 1. That is again a mistake. And departmental accounts and account staff verifications are not being done at regular intervals is one of the observations in one of the test check. Then you are able to see the case studies, irregularities in execution of AMC works. No, sir. No, sir. You are still seeing the previous slide. हाँ अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे this is an AMC work for maintenance of coach indication boards and train information boards at a station. There were no scheduled maintenance visits on 10 occasions. After vigilance visit, 1.94 lakhs has to be deducted. And similarly, there was a delay, excessive delay in restoration of the failure of these TABs, CABs. And MB measurement book was recorded without imposing the penalty. Subsequently, penalty had to be imposed. And based on this, the business organization has suggested certain system improvements, and the department has issued the system improvements, and they are incorporated in the tender documents as well as the contract agreements. In another case of AMC of EA, earth resistance was not measured as part of monthly maintenance schedule. And when the business team visited the next day after the AMC visit, there was a lot of dust noted on the card files of Microlock EA, and the person who has visited the site, he was not a authorized qualified one. These were the irregularities in one of the visit of the AMC site of EA. Therefore, for the system improvements under AMCs, you should have clear description of the work to be carried out and checklists of the scheduled maintenance work. You should clearly define the periodicity of visits, and you should talk about the competency of engineer and his qualifications and the authorization from the divisional office. And the document should talk about the deployment of stores, spares, location where they need to be kept, how much quantity has to be available, and what is the replenishment action once it is consumed for restoration, and then what is the mechanism for failure reporting and restoration. This protocol should be very clear, and the penalties which are proposed to be imposed, they should be quantifiable. That means how much is to be deducted for missing visit, and how much is to be visited, penalized for incompetent supervisor, or how much is to be penalized for the delay in restoration of the failures. These clauses and provisions should be very clear, and the record, whatever record is available at the stations, it should be properly kept, indicating the provisions of the contract agreements. These are the system improvements proposed for AMC works. Then
The next one, EA work. There was a contract for EA work, and in the EA work, the videos are included. Video display units are included. The RDSO's technical advisory note talks about videos of certain companies with industrial grade embedded PCs, but those were not mentioned in the tender document, and brands other than poor quality brands were accepted. That is one case. In another case, the tender document talks about LCD of higher version, LCD TVs of higher version, but when the finally material was accepted, LED lower version TVs were accepted, saying that the material LCD higher version material is not available in the market. Actually, in this case, the LCD higher version TVs should have been shown as the savings in the contract agreement, and a new item should have been proposed in the variation as a new NS item. Then it should have been correct, because the rate differential is much between both of them. Then in one particular case of EI work, the contract documents, contract agreement talks about the execution of the alterations to the EI work to the tune of 10% of the routes without any cost, without any additional cost implication, whereas the variation was proposed. The variation was proposed to make the payment. That was another case. And in another case, the cable coil pits were not available at the relay room, but payments were made for making that cable coil pits. The next case studies. In one case, tender committee has accepted higher rates, saying that the availability of the raw material, labor in that particular area is bad and the accessibility is very poor. Therefore, higher rates have to be given. Therefore, the tender committee has given higher rates, and it was mentioned. It was mentioned in the tender committee minutes, but it did not find mention in the letter of acceptance and contract agreement. As a result, the same unit has adopted the same rates as normal rates for the acceptance of tenders in other cases. Therefore, whenever such exceptions are there, please try to incorporate in the letter of acceptance and contract agreement also, so that whenever the people see the document, they will be aware that this particular rates given in the contract are higher because of some abnormal circumstances in the site. They cannot be applied to the sites where such difficulties are not there. And then the second one, another case, earthing was paid twice. It was part of EA installation as well as separate earth provision. Only the payment of EA installation and earth would have been given, but separate earth provision is also paid. Then in another case of EA, spare EA cards were not supplied, but full payments were made. Then in another case, relays were procured through rate contract, even though sufficient stock is available. There was sufficient stock of relays were available. Ground stock is available in the stores. Even then, material was procured through works contract, not stores. Sorry, it is through works contract. They are included in the supply portion, and they were received, which has resulted into a case. And then there was a case of diversion of cable in one particular station. Construction department has already completed that work, but Open Line organization again invited a tender to the tune of around 55 lakhs for this diversion work, which is not correct. Then this is a case of telecom cables. Can you wait for another 10 minutes, or you would like to study on your own? What do you prefer? Can somebody respond? Sorry, sir. Yes, sir. Okay, sir. We will take 10 minutes. अब 10 मिनट आप रुक सकता है या नहीं, तो अपना Yes, sir. Continue, sir. Continue, sir. Please continue, sir. Please continue, sir. ठीक है जी. इसमें LAN extenders have got a RDSO inspection. Therefore, they should be procured from RDSO approved source.
but they have not mentioned RDSO inspection clause. Finally, the material was supplied with non-RDSO inspection. Therefore, wherever RDSO inspection is there, you try to incorporate RDSO inspection. Then again is a telecom work where there is a discrepancy in the supply of cards. I will not go into the details because it is a telecom work. Selection, there were discrepancies that the evaluation officer used to call the people who have appeared in the examination to a room, supply them the loose answer sheets, get the correct answers written, and then replace the old answer sheets. These things were going on, and the officer as well as the staff who helped him were taken up. Procurement of material, though the material of the rate of procurement of cables, a particular item is lesser in stores contract, but through the work contract, it has they have included the rates at around 215% higher without just seeing into the what are the last accepted rates through various sources. Therefore, if a material is procured from stores department also, we should see that there is not large difference between the cost of procurement from the stores as well as the works contract. And the next case, there were irregularities in the termination of the contract. The OS tenders were delaying the letters to be dispatched to the contractor as well as putting up of the papers to the senior DSTE. And some of the letters were misplaced, some of them were destroyed, and without consulting the field unit, he got the poor progress letter issued, and finally the contract was terminated. And this gentleman contractor had 65 lakhs bill to be paid, that was not paid. And finally, when the vigilance check was done, it was proved that the contract was terminated illegally, and the officer and the OS were taken up under DAR for this irresponsible working. And there are certain do's and don'ts for the vigilant working. Whatever I have discussed with you, kindly go through them. The first, under the do's, you have to enter the actual measurements as per para 1322 of the engineering code in the measurement book. And before writing any measurement book, you should understand that you should be authorized to do the measurements. A document should be there, that is very important. And in case of acceptance of the material, please see that we have the proper bills or proper invoices and inspection certificates. If it is RDSO inspection certificate, rights inspection certificate, or consignee inspection certificate. Do not dilute yourself on the inspection of the material. If the contractor wants a change of inspecting agency, please get yourself satisfied that there is a sufficient reason to change the inspecting agency. Then only you please process the proposal for change of inspection agency, and such proposal should have the approval of the competent authority, normally SAG, not below the SAG officer. And after the change of inspection clause also, while making the payments, you should deduct the inspection charges from the contractor in the on-account payment. Because when material is supplied with the RDSO inspection or rights inspection, the inspection charges were included in whatever rates you have mentioned in the tender document. But when it is consignee inspection and the inspection is done by you, the inspection charges at the rate of 1%, whatever is equivalent on the zonal railway, they need to be deducted from the contractor's on-account bill. Then periodical stock verification, it tells you whether the working systems are proper or not in your stores depot, and it will give you an opportunity to separate the things. And availability of technical supervisor, qualified technical supervisor at the website in tender documents. The tender document should talk about the imposing of penalty in case of non-availability of such supervisors. Then the implementation of this clause will become easier. And you have to update the DMTRs every day. If you are in charge of a stores depot, you have to see that the DMTR entries are updated regularly. And then warranty certificates, whatever warranty certificates you receive, that they need to be handed over to the final user. If you are in a construction organization, you should give it to the open line organization for them to ensure that the material is working fine till the end of the warranty period. And the inspection certificate, whatever inspection certificate is submitted to you, you please see that the inspection certificate is genuine, and then only you accept the material. There could be
cases that there are forgeries in inspection certificates also. And you should have separate account of charged and uncharged sales, because in the charged sales there is an element of labor, additional element of labor involved. Therefore, don't mix up both of them. The site order books and field books, whatever you have maintained for a particular work, they should be handed over to the divisional office once the work is over, because these books are required for dealing the post-contract matters like arbitrations, etc. And change of inspection agency, I spoke about it. Joint inventory before NI, fine. Next is AMC checklist formats. Yes, we should make them to ensure that AMC contracts are working fine. Then authorized qualified engineer in AMC, fine. Next, GI pipes to be checked for thickness and weight. And as a seasoned supervisor, you should know the ways and means how to identify correct material. Probably either the thickness of the GI pipe or the weight of the GI pipe, it should be proper. By seeing those things, you should be able to see whether they are correct quality material or not. Similarly, you should be able to identify the other materials supplied through consigned inspection, whether it is of you also should have the specifications and drawings with you. And for material transactions, for contract works, there should be authorized person of the contractor to whom you should hand over the and some of the railways have the good practice of furnishing, asking the contractor to furnish the indemnity bond as a protection against the material to be issued against the theft or any damage. Then look for validity of the contract. This is very important. You should see that the contract is valid. Normally contracts would be given for a certain period of time. It would be for either 6 months or 1 year or 2 years. You should watch that period. If the contract period has expired, then you should ask the contractor and you should ask the super officer to ensure that the validity is extended. Then only you please process either variations or recording the measurements. Without the validity of the contract, do not do that one. And then issue of material, very important. When you are working in a construction organization, you issue the material only to the extent required at the site. When the building is not ready, there is no point in giving him the IPS and EA or indoor material. If you do the material in such fashion without the site readiness, then there is a very possibility that the material will get damaged under adverse weather conditions, and there is a possibility of getting the material rotated among different agencies. Finally, the railway material will be produced to the other stores depot. That should be very careful. And then the last item, detailed survey prior to preparation of estimates and tender schedules is very important. Once you spend sufficient time and go to the site in the survey, then it helps you to avoid large scale variations in the preparation of estimates, otherwise the tender execution in the form of variations. That is very important. Good survey always gives you a good tender document and good work execution. You will have a quality product. Then similar nature of works, if a new work is to be tendered, the similar nature of work for such works need to be defined by only PHOD, no one below PHOD. You should keep it in mind when you are interested with the job of preparation of tender documents. And in case of works involving multiple nature of work, for example, the work to be executed at a station should consisting of signaling and telecommunication. Signaling, let me say 1 crore, telecommunication 30 lakhs. Then the similar nature of work should correspond to the signaling work, not telecom work. This care should be taken before floating the tender. And the way I have told you for this do, there are certain don'ts also. Yeah, they are just opposite to that. Kindly see to them. I will change it in a moment time. I will not be reading anything. I'll just pause for a moment before changing the next one. अरे क्वेरी है जी
जो आपने बोला ना कि क्वालिफाइड पर्सन, एएमसी का जो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, हाँ तो जी, उसका क्या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसके पास रहना चाहिए क्यों? अगर हमने रहना उसको चाहिए। मांगा तो दिखा। रहना चाहिए। उसी चीज में क्या उस चीज रहना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस दैट सर्टिफिकेट व्हेनेवर यू आस्क फॉर, ओके सर। and your tender document should talk about the imposition of penalty. If there is no provision for imposition of penalty, what do? You cannot do anything except complaining to the contractor and to your officer. यस सर, ठीक है And सर। countersigning of measurement books is not permitted. Whoever is the supervisor who actually supervises the work has to record the measurements. It is not that my JE writes the measurement book, I will countersign it. Countersigning is not allowed. ओके, यस सर। And the next slide, please come to the last two items. Do not issue revenue material covered in the agreement to the contractor. If there is a practice in the railway to give the material on loan to the contractor, please ensure that the material is returned by the contractor before the contract closes. Otherwise, the penalty, whatever penalty to be imposed, that should be done as per the exchange rules of the zonal railway. That is one thing. Then the last one, कोई भी काम के लिए एक स्टेशन में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होना है। ट्रेंचिंग के लिए स्टेशन एक्स में you cannot have two agencies at same point of time, then it will lead to the inflated measurements. Yes, then there are certain sensitive posts in SNT department where a person cannot work continuously beyond 4 years. Those sensitive posts are those dealing with the stores transactions, tenders and contracts. Even the office staff dealing with these things also come under the sensitive posts. Last slide. Vigilance clear. Why vigilance? Why should we know about the vigilance and what is the importance of vigilance in our career?